नमस्ते दोस्तों, जीएस के नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में आप सभी को स्वागत है। कहता है कि ये जिंदगी हंसी है, इसे प्यार करो। ये जिंदगी हंसी है, इसे प्यार करो। अभी रात है तो सुबह का इंतजार करो। वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको। रब पर रखो भरोसा और वक्त पर एतवार करो। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य केरल राज्य में प्रचलित सदियों पुरानी मार्शल आर्ट को प्रतिबिंब करने वाले विस्तृत रंगीन श्रृंगार और अद्वितीय मुखौटों द्वारा प्रतिष्ठित है। क्वेश्चंस काफी लंबा चौड़ा है, लेकिन देख करके हमें घबराना नहीं है। अगर या इस प्रश्न को इतनी 2-3 लाइन के प्रश्न को देखकर अगर घबराते हैं तो फिर मंजिल बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य केरल राज्य में प्रचलित सदियों पुराने मार्शल आर्ट को प्रतिबिंबित करने वाले विस्तृत रंगीन श्रृंगार और अद्वितीय मुखौटों द्वारा प्रतिष्ठित है? तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका कथकली हो जाएगा। मोहिनी अट्टम की बात करते हैं। कुचिपुड़ी तो आपका आंध्र प्रदेश की है जी। उड़ीसा जो है वो कहाँ की है? तो आपका उड़ीसी जो है वो आपका उड़ीसा की है। यहाँ पे देखिएगा कथकली की अगर मैं बात करता हूँ तो कथकली जो है वो आपका क्या है जी? आपका ये कथकली जो है वो आपका स्काई है, मतलब आकाश तत्व का ये प्रतीक है। क्या है जी? आकाश तत्व का ये प्रतीक है। अगर मैं कला की बात करता हूँ तो इसमें जो है वो 5 मुखौटे आते हैं। लिटरेचर आती है, पेंटिंग आती है, डांस आती है, म्यूजिक आती है, एक्टिंग आती है। इन सब 5 आती है। अगर मैं आगे बात करता हूँ थोड़ी सी, तो मुझे आप आंसर देते चलिएगा कि शास्त्रीय नृत्य यानी कि क्लासिकल डांस जो है वो कितने है जी? आपका ये क्लासिकल डांस जो है भैया 8 है। कितने है जी? 8 है। अच्छा, ये शास्त्रीय नृत्य जो है वो कहाँ से लिया गया? तो इनकी एक बुक है, भरत मुनि की एक बुक है जिनसे लिया गया है। क्या? भारत नाट्य शास्त्र। भरत मुनि के द्वारा एक बुक लिखी हुआ है जिसको भारत नाट्य शास्त्र कहते हैं, जो कि 5वां वेद मानी जाती है। इतना ज्यादा प्रसिद्ध हुआ है। अच्छा, ये आठों की बात करते हैं तो आठों की अगर बात कीजिएगा तो सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य जो है वो आपका भरतनाट्यम है। भरतनाट्यम। अच्छा, भरतनाट्यम कहाँ के जी? आप कहेंगे तमिलनाडु की है। कथकली और आपका मोहिनीअट्टम, कथकली और मोहिनीअट्टम जो है वो आपका केरला की है। कथक जो है वो आपका यूपी की, और ये नॉर्थ इंडिया का एकमात्र क्लासिकल डांस है। मणिपुरी जो है वो आपका मणिपुर का। ओडिसी जो है वो आपका उड़ीसा का। सत्रिया जो है वो असम का। अगर मैं बात करता हूँ कि सबसे नया जो है वो यही सत्रिया, जो कि 500 बरस पुराना है। कितना? 500 बरस पुराना है। सबसे नया की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, इसको जो है वो आपका किसने शुरू किया था? आपका श्रीमद शंकर देव ने। किसने? श्रीमद शंकर देव ने किया। आर्कनाइट के क्या इसको बोलते हैं? आर्क अर्कियान के प्रदेश को ये क्या यहाँ पे लिखा हुआ? यहाँ पे जो आपका लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है आपका? ये जो सत्रिया की अगर मैं बात करता हूँ तो सत्रिया जो है वो आपका अंकियान नाट को परफॉर्मेंस कर दिए। ये अंकियानाट को परफॉर्मेंस कर दिए। अच्छा, कुचिपुड़ी कहाँ के है जी? आपका ये कुचिपुड़ी जो है वो आपका आंध्र प्रदेश की है। अच्छा, कुचिपुड़ी जो है वो आपका लिया गया है आपका कृष्णा जिले से लिया गया। कहाँ से जी? आपके कृष्णा जिले से कुचायलापुरम गांव के नाम से ये जो है वो लिया गया है। उसी के नाम पे ये जो है वो रखा गया। अच्छा, आगे मैं बात करता हूँ कि एक जो होती है वो आपका सेमी क्लासिकल डांस है। क्या है? सेमी क्लासिकल डांस यानी कि अर्ध शास्त्रीय नृत्य है, जो कि आपका बोला जाता है किसको? तो छौ को बोला जाता है। किसको जी? आप कहेंगे छौ को। ये 3 स्टेप्स हैं। कितने? 3 स्टेप्स है। ओह सॉरी,
तीन स्टेप्स हैं। कितने? 3 स्टेप्स हैं। आपका एक तो है मयूरभंज छऊ जो कि उड़ीसा में मनाई जाती है। उसके बाद में आपका सराय केला जो कि आपका झारखंड में मनाई जाती है। एक तो है आपका पुरुलिया छऊ जो कि आपका पश्चिम बंगाल में मनाई जाती है। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि लिम लिम किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, यानी कि किस राज्य की जो आपका डांस जो है, फोल्क डांस जो है, लिम को कहा जाता है, नोरा लिम कहा जाता है। नोरा फतेही को आप जानते हैं। नोरा जो है वो कैसे चलती है, वो नोरा जो है वो नोरा फतेही जो है वो लिम यानी कि लिम डिम करके डांस करती है। तो ये कहाँ के है जी? तो आप कहेंगे ये जो है वो आपका नागालैंड की है। तो नोरा फतेही जो है वो नाग की तरह डांस करती है। अच्छा, नागालैंड के और भी कई सारे फोल्क डांस है, जैसे आपका चोंग है। क्या है जी? चोंग है। तो क्या जी ऐसे याद रखेंगे कि नोरा फतेही जो है वो नाग की तरह डांस करती है। आपका क्या करती है जी? एकदम से थी आप कहेंगे, देखिएगा कि वो नागिन की तरह डांस करती है। नागिन की तरह डांस करती है। एकदम डांस करती है तो लोग जो है वो हल्ला मचाते हैं, शोरगुल करते हैं, चोंग करते हैं, रेंग 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 के वो कैसे चलती है? नाग की तरह एकदम रेंगती है। नाग कैसे चलती है जी? आप कहेंगे मुड़ मुड़ के चलती है। कैसे चलती है जी? आप कहेंगे मुड़ मुड़ के। अच्छा, नाग को हम बांस से पकड़ पाएंगे? आप कहेंगे जी भैया बांस से हम पकड़ पाएंगे। अच्छा, जेली यांग यानी कि हम जो है एक जेल ऐसी तरह से होती है जिससे हम लोग सांप को पकड़ते हैं, कुछ इस टाइप से होती है। तो हम लोग जेली यांग से पकड़ सकते हैं नाग को? जी बिल्कुल पकड़ सकते हैं। सदल कनेई यानी कि सदल कनेई मतलब क्या होती है? आप कहेंगे कि वो अगर नहीं पकड़ाएगा तो सर दर्द बन जाएगा। तो सदल के नहीं मतलब सदल अगर नहीं पकड़ाएगा तो वो केन बन जाएगा। ठीक है जी, आप कहेंगे बिल्कुल जी। अगर आगे देखते हैं तो देखिए मिजोरम को आप ऐसे ही याद रखें कि मिजोरम, जहाँ पे मिजोरम, जहाँ पे आप मिल गए वहां पर तो आपका खुल्लम खुल्ली हो गया जी। आप कहेंगे खुल्लम खुल्ली हो ही जाएगा भैया। आप कहेंगे चेल्लम, कैसा जी? आप कहेंगे चेल्लम। आप कहेंगे खान टम, तो जहाँ पर टम, लम, लम, ये सब जो है वो आपका मिजोरम की। उड़ीसा की क्या है जी? आप कहेंगे उड़ीसा का तो आप जानते होंगे कि उड़ीसा में आपका गोटी गोटी बुआ और पैंका है। क्या जी? गोटी बुआ और पैंका है। क्या है जी? गोटी गोटी पुआ और पैंका। तो उड़ीसा, जब भी उड़ने की बात करिएगा तो जब भी उड़िएगा तो आप अपना सामान लेकर के उड़िएगा, यानी कि गोटी लेकर के उड़िएगा। और नहीं गोटी लेकर के उड़िएगा तो आप उसको पैंकिया लीजिएगा, मतलब कि हाथ में ले लीजिएगा। अच्छा, उड़ीसा अरुणाचल प्रदेश की क्या है जी? आप कहेंगे उड़ीसा। अरुणाचल, अरुण कहती है आंचल से। क्या कहती है? अरुण कहती है आंचल से कहती है भाई। अरुण कहती है आंचल से आजा मेरे पास। क्या जी? आजा मेरे पास। तो वो कहती है, आंचल कहती है कि नहीं, मैं नहीं तुम्हारे पास आऊंगा, मुझे कोई वॉच कर लेगा, मुझे कोई देख लेगा। अच्छा, जट जाटिन जो कहाँ की है जी? आप कहेंगे जट जाटिन विदेशिया कहाँ की है जी? आप कहेंगे बिहार की है जी। अच्छा, पंडवानी और शुभा, आप कहेंगे पंडवानी, यानी कि पांडा और शुभा जो है वो आपका छत्तीसगढ़ की है। पांडा और शुभा कहाँ की जी? आप कहेंगे छत्तीसगढ़ की। अच्छा, रनमाले, क्या नाम है इसका जी? आप कहेंगे इसका नाम है रनमाले। रनमाले रनमाले और मांडोई कहाँ के हैं जी? आप कहें गोवा के। देखिए, रन लेने के चक्कर में आप मार मत किसी को दीजिएगा, नहीं तो एक के बार वो चला जाएगा, यानी कि गो मने जाना। अच्छा, आप कहेंगे कि आपका हल्ली शाखा, क्या नाम है जी? हल्ली शाखा और टिप्पणी, हल्ली शाखा और टिप्पणी। आप कहेंगे कि हल्दीराम, हल्दीराम के हल्दीराम की हल्दी हल्दीराम को अगर आप टिप दीजिएगा तो वो गुजर जाएगा। हल्दीराम को टिप दीजिएगा तो वो गुजर जाएगा। आप कहेंगे लाम्बी लाम्बी और वीर गासा जो है वो आपका कहाँ के है जी? आप कहें कर्नाटका की है। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संगीतकार सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त करने वाला या वाली पहला
पहला गायिका है। तो कौन जो भारतीय संगीतकार जिनको कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया था गया था, वो पहली गायिका कौन रही थी? क्या रही थी? ए आर रहमान रही थी, या आर डी वर्मन रही थी, या तो फिर एम एस सुब्बुलक्ष्मी रही थी, जिनको कि अ, भारतीय संगीत के रूप में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो जी हाँ, भारत रत्न से सम्मानित करने वाले पहले जो संगीतकार रहे थे वो एम एस सुब्बुलक्ष्मी रहे थे। अच्छा, भारत रत्न तो इनको जो है मिल गया, कब मिला था? तो भारत रत्न इनको जो मिला था वो 1998 में मिला था। कब मिला था? 1998 में मिला था। अच्छा, एम एस सुब्बुलक्ष्मी को ही पद्म विभूषण मिला था। कब मिला था? पद्म विभूषण मिला था 1975 में। कब? 1975 में। अच्छा, उसके बाद एम एस सुब्बुलक्ष्मी को ही रमन मैग्सेसे अवार्ड इनको मिला था 1974 में। कब? 1974 में। और एम एस सुब्बुलक्ष्मी जब यूएन यानी कि अमेरिका में प्रदर्शन इन्होंने किया था, तब 1966 में इनको की यूएन प्रदर्शन अवार्ड मिला था। कब मिला था? यूएन में आपका जो है वो 1966 में प्रदर्शन अवार्ड मिला था। अगर मैं जाकिर हुसैन की बात करता हूँ तो जाकिर हुसैन के बारे में आपको बहुत सारे चीज पूछे लिए जाएंगे। तो इनको की बात में देखिए, सबसे पहले सबसे सबसे ज्यादा जो आपका भारत में सम्मान जो अवार्ड है वो आपका सबसे पहले जो आता है वो आपका भारत रत्न आती है। फिर आती है पद्म पद्म क्या आती है? पद्म विभूषण आती है। उसके बाद में पद्म भूषण आती है। उसके बाद में पद्म श्री आती है। तो ये 4 अवार्ड है, आपसे पूछ लिया जाएगा। तो पद्म विभूषण जो मिली है वो आपका जाकिर हुसैन को 2023 में मिली है। कब मिली है? 2023 में। और जाकिर हुसैन को ही ग्रैमी अवार्ड मिला था 2024 में मिला था। कब मिला था? 2024 में। और जाकिर हुसैन को ही पद्म भूषण अवार्ड 2002 में मिला था। काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे। अच्छा, मैं बात करता हूँ कि जो ग्रैमी अवार्ड मिला था, जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि ए आर रहमान को अगर मैं बात करूँ तो ए आर रहमान को आपका कहा किया गया था? मोजार्ट ऑफ मद्रास कहा जाता है। ए आर रहमान को मोजार्ट ऑफ मद्रास कहा जाता है। और इनको ऑस्कर अवार्ड मिला था 2009 में। इनको की ऑस्कर अवार्ड मिला था 2009 में। जय हो सॉन्ग के लिए इनको मिला था। कब मिला था? जय हो जय हो सॉन्ग के लिए इनको जो है वो अवार्ड मिला था 2009 की मैं बात कर रहा हूँ। 2009 में मिला था इनको। ठीक है जी, जय हो के लिए। अच्छा, इसी में आपका जो है वो पहली इनको तो आपका मिला था ऑस्कर अवार्ड 2009 में मिला था जय हो के लिए। तो इनको इनको कहा जाता है मोजार्ट ऑफ मद्रास कहा जाता, और इनको मिलता। और अगर मैं बात करूँ कि जय हो सॉन्ग के लिए ही ग्रैमी अवार्ड मिलता है 2010 में। कब? 2010 में महिला ने मिलती है। महिला महिला में सबसे पहली मिलती है आपका तन्वी शाह को मिलती है ग्रैमी अवार्ड। महिला को मिलती है 2010 में। तो क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जिनको कि भारत में सबसे पहले ये तो पहला महिला ग्रैमी अवार्ड इनको मिला था तानवी शाह को 2010 में जय हो सॉन्ग के लिए। लेकिन पहला कोई पुरुष है जिनको कि अवार्ड मिला था, ग्रैमी अवार्ड मिला था, तो वो है जी। वो कौन है जी? आपका सबसे पहले ग्रैमी अवार्ड जो जीतने वाला है वो आपका पंडित रविशंकर। क्या नाम है? पंडित रविशंकर, जिनको 1968 में। कब जी? 1968 में इनको पंडित रविशंकर को मिलता है। एक एल्बम ये गाते हैं जिसका नाम था पश्चिमी का पूरब से मिलन, यानी कि वेस्ट मीस्ट ईस्ट। इसके लिए इनको जो है वो मिलता है पंडित रविशंकर को। अगर मैं पंडित रविशंकर की बात करता हूँ तो पंडित रविशंकर को भारत रत्न जो मिला था वो आपका 1999 में मिला था। बिस्मिल्लाह खां को मिलती है भारत रत्न 2001 में। और लता मंगेशकर को मिलती है भारत रत्न कब जी? आपका लता मंगेशकर को मिलती है 2001 में।
आर डी वर्मन की बात करो तो एक म्यूजिशियन है, पंचम दा इनको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पंचम दा इनको बोला जाता है। तो इतनी बातें जो है वो इम्पोर्टेंट है, जो कि आपसे पूछ लिया जाएगा यहाँ से क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि भारत में हॉकी की सबसे पुरानी प्रतियोगिता डैश है। तो भारत में हॉकी की सबसे पुरानी प्रतियोगिता बेटन कप, बॉम्बे गोल्ड कप, एसीसी मुरुगप्पा गोल्ड कप, एम एमसीसी मुरुगप्पा गोल्ड कप, आपका ओबेदुल्ला खा गोल्ड कप। तो इन चारों में से कौन हो जाएगा जी? इन चारों क्या हॉकी से संबंधित है? आप कहेंगे जी बिल्कुल इन चारों जो है वो हॉकी से संबंधित है। और बेटन कप की बात करते हैं तो ये आपका जो है वो आपका पुरानी प्रतियोगिता, भारत में सबसे पुरानी प्रतियोगिता बोलता बेटन कप की शुरुआत जो हुआ था वो आपका हुआ था 1895 में। कब जी? 1895 में। अगर मैं हॉकी की बात करता हूँ, हॉकी मैच की बात करता हूँ, तो पहले जो हुआ करता था 70 मिनट के पहले होता था, लेकिन अब जो है वो 60 मिनट के होता था। आपका 15-15 मिनट का क्वार्टर होती है, 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट, जिसमें यहाँ पे यानी कि फर्स्ट और सेकंड के बीच में जो होती है ब्रेक होती है वो आपका 2 मिनट की होती है। और उसके बाद में लास्ट और थर्ड के बीच में जो ब्रेक होती है वो आपका 2 मिनट की होती है। लेकिन जो आपका जो जो थर्ड होती है, थर्ड नहीं, आपका जो सेकंड होती है और थर्ड होती है, इसके बीच में जो ब्रेक होती है वो आपका 15 मिनट का जो है वो हाफ ब्रेक होती है। अगर मैं बात करता हूँ इससे पहले की पहली राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप, यानी कि पहली राष्ट्रीय चैंपियनशिप कब आयोजित किया गया था? तो पहली राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जो आयोजित किया गया था वो कब किया गया था? 1928 में आयोजित किया गया था। और हॉकी का सबसे पुराना क्लब की बात करते हैं तो हॉकी का सबसे पुराना क्लब जो है वो आपका 1885 में कोलकाता में खोला गया था। कब जी? कोलकाता में खोला गया था। अगर मैं बात करता हूँ कि भारत ने हॉकी में गोल्ड जो जीता है वो अब तक कितने गोल्ड जीते हैं? तो भारत में हॉकी में भारत ने जो हॉकी हॉकी में जो गोल्ड जीता है, ओलंपिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो जीता है कितने जी? आप कहेंगे वो 8 जीता है। कब कब जीता है? 1928 में जीता है, उसके बाद में 1932 में जीता है, उसके बाद में 1936 में जीता है, फिर 1948 में जीता है, फिर उसके बाद 1952 में, फिर 1956 में, फिर उसके बाद में 1964 में और 1980 में। अगर मैं बात करता हूँ 1928 में, तो 1928 के बारे में आप जानते होंगे कि आपका जो है वो एम्स्टर्डम एम कब जी? आप कहेंगे एम्स्टर्डम नीदरलैंड में जो है वो ये जीता था। और 1980 में जो गोल्ड जीता था ओलंपिक में वो लास्ट गोल्ड था, मॉस्को में ये खेला गया था, लास्ट गोल्ड भारत ने ये जीता था। ये तो हुआ ओलंपिक की बात करते हैं। उसके बाद में आपका जो है वो आपका हॉकी वर्ल्ड कप की मैं बात करता हूँ। तो हॉकी वर्ल्ड कप जो है वो आपका शुरुआत हुआ था 1971 में। कब जी? आप कहेंगे ये जो हुआ था शुरुआत हुआ था वो 1971 में, इसकी जो है वो हॉकी वर्ल्ड कप की शुरुआत हुआ था जिसमें आपका वर्सिलिगेना ने जीता था। और उसके बाद में 1973 में हुआ था, जो कि भारत को हाथ नहीं लगा था। उसके बाद में 1975 में भारत ने जीत लिया था। और भारत ने जीत लिया था, ये पाकिस्तान के हरा करके जीता था, याद रखिएगा। और इस समय का जो कैप्टन हुआ करता था वो था कैप्टन अजीत पाल सिंह था। कौन था? अजीत पाल सिंह था। अच्छा, 1964 में जो हमारे ओलंपिक्स गोल्ड मेडल हॉकी को जो जीते थे, भारत जीते थे, वो लगातार जीते थे। तो 1960 में भी हुआ था। तो 1960 में कौन जीता था? तब तक 1960 में आपका पाकिस्तान जीता था। कौन जीता था? पाकिस्तान जीता था। तो इतनी बातें जो है वो हॉकी से रिलेटेड है, काफी ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है कि कबड्डी की किस शैली को आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त है? तो कबड्डी को किस शैली को आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त है? तो क्या इंटरनेशनल है, क्या संजीवनी है,
क्या ब्रीथ है, क्या संवाहिनी है? तो कौन है जी आपका राइट उत्तर? आप कहेंगे संजीवनी है। कौन है? संजीवनी है। तो इसकी जो होती है वो चार शैली होती है। एक तो होती है आपका कौन? संजीवनी होती है, अमर होती है, और आपका हुतु होती है। हुतुर क्या नाम है इसका? हुतुर होती है, आपका गामनी होती है। तो ये चारों इंपॉर्टेंट है। अमर, हुतुर, क्या इसको कहते हैं? एक तो अमर होती है, दूसरा आपका हुतु, हुतु हुतु होती है, और आपका गामनी होती है। एक तो आपका होती है संजीवनी होती है। तो चार शैली होती है। कितनी होती है? चार शैली होती है। अगर मैं बात करता हूँ कि इसकी मैच जो होती है वो आपका क्या होती है, कितनी टाइम के लिए होती है? तो मैच जो होती है वो आपका मेल के लिए, अगर मैं बात करूँ मेल के लिए, तो आपका 20-20 मिनट की होती है, यानी कि 40 मिनट की होती है। और 5 मिनट जो होती है वो आपका ब्रेक के लिए होती है। तो ऐसे याद रखिएगा, कबड्डी जो होती है वो आपका 20 के लिए होती है और 20 के लिए होती है, मतलब 25, 25, 20। जो 5 मिनट का जो होती है वो ब्रेक होती है। ये मैं मेल की बात कर रहा हूँ, जिसकी 40 मिनट जो है वो आपका टाइमिंग है। अगर मैं महिला की बात करता हूँ तो इनकी जो होती है, महिला की होती है वो आपका होती है 15-5-15 की होती है, यानी कि इनकी 15 मिनट की दोनों तरफ होती है, यानी कि 30 मिनट की होती है। और 5 मिनट की जो होती है वो आपका क्या होती है? तो 5 मिनट की होती है वो आपका ब्रेक होती है। अच्छा, थोड़ी सी आप ये समझिए कि जो आपका ये जो होती है आपका जो होती है, ये जो होती है, वो आपका ये जो होती है, जैसे मैं अगर बताऊं इसकी टोटल। अच्छा, यहाँ अच्छा जो आपका कबड्डी जो होती है वो आपका जेंट्स के लिए, मतलब जो आपका पुरुष के लिए और महिला के लिए कितनी होती है, कितनी मीटर होती है? तो आप कहेंगे पुरुष के लिए आपका 13 × 10 मीटर होती है, और महिला के लिए आपका होती है 12 × 8 होती है। ये महिला के लिए है। ये भी यहाँ से इम्पोर्टेंट है। अगर मैं बात करता हूँ आपका पूरी फील्ड की स्ट्रक्चर की, तो पूरी फील्ड में जो आपका बीच में होती है, बीच में जो होती है उसको मिड लाइन बोलते हैं। जो आपके 6.5 लाइन पर जो है वो डिवाइड करती है। इधर भी 6.5 होती है और इधर भी 6.5 होती है। उसके बाद इसके बाद में जो एक लाइन होती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं आपका वॉक लाइन कहते हैं। क्या इसको कहते हैं? इसको वॉक लाइन कहते हैं। जो आपका 3.75 मीटर पर होती है। क्या होती है? 3.75 मीटर पर होती है। और इसके बाद जो होती है वो आपका बोनस पॉइंट होती है, बोनस लाइन होती है, जो कि आपका 1 मीटर में होती है, 1 मीटर के अंतराल पर होती है। और इसकी इंडिंग जो लाइन है वो आपका होती है 1.75 मीटर पर होती है। तो टोटल को जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा जा करके 6.5 हो जाएगा। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मिड लाइन और वॉक लाइन के बीच में जो दूरी होती है वो आपका कितना होती है? तो 3.75 होती है। या तो फिर वॉक लाइन और बोनस लाइन के बीच में कितनी होती है? तो 1 मीटर होती है। या तो फिर बोनस लाइन और आपका जो है ये क्या बोलते हैं, इंडिंग लाइन जो है वो आपका इसके बीच में कितनी दूर होती है? तो 1.75 मीटर होती है। इतना होती है। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन एक है कि इंडिंग लाइन और आपका वॉक लाइन, जो इंडिंग लाइन है और आपका वॉक लाइन है, इसके बीच में कितनी दूरी है? तो 1.7 ये हो गया जी। आप कहेंगे जी बिल्कुल। और एक तो आपका हो गया बोनस लाइन हो गया। बोनस तब वॉक लाइन फिर पहुंच जाएंगे ना, तो 1 मीटर ही हो गया। तो 2.75 हो गया जी। आप कहेंगे जी बिल्कुल। अच्छा, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछता है, जैसे मैं अगर बताऊं कि आपका जो खिलाड़ी जो होती है कबड्डी में वो कितनी होती है? तो आपका यहाँ खिलाड़ी जो होती है कबड्डी में वो कितनी होती है? 7 होती है। 5 गो एक्स्ट्रा होती है। अच्छा, जो आपका प्रो कबड्डी लीग की मैं बात करता हूँ, जो कबड्डी में जैसे कि इंडियन प्रीमियम लीग नहीं होती है, तो ऐसा ही जो खिलाड़ी का जो आपका प्रो कबड्डी लीग जो होती है वो उसकी शुरुआत हुई थी कब? जो हुई थी आप कहेंगे 2014 में हुई थी। और जो कबड्डी 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 होती है, जो कितनी टाइम के लिए होती है, यानी कि आपका रेड उसको बोलते हैं, रेड टाइम होती है, वो आपका कितनी देर की होती है? 30 सेकंड की होती है।
अच्छा, उसके लिए आपका जो है वो इंटरनेशनल कबड्डी का हेडक्वार्टर जो है वो आपका कहाँ पे है? तो आप कहेंगे जयपुर में है, 2004 में ये बना था। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आया जी? आप कहेंगे जी बिल्कुल। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को आत्मकथा अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ का श्रेय दिया जाता है? तो निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को आत्मकथा अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ का श्रेय दिया जाता है? तो क्या केविन पीटरसन, मोहम्मद अली, मैथ्यू हेडन, माइक टाइस जो है वो आपका कहाँ के है जी? आप कहेंगे माइक टाइस जो है वो आपका यूएसए का है दोस्त। कहाँ के है जी? आप कहेंगे यूएसए का है दोस्त। माइक टाइस जो है जिनकी आत्मकथा यानी कि आत्मकथा को बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी, यानी कि जो खुद से लिखा है उसका नाम है, क्या नाम है दोस्त? आप कहेंगे अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ। ये आपका है माइक टाइस का है। किसका है जी? आप कहेंगे माइक टाइस की। अच्छा, कुछ कुछ बुकें हैं जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है। जैसे अगर मैं बात करूं कि फास्टर देन लाइटनिंग, क्या है जी? आप कहेंगे फास्टर देन लाइटनिंग जो है वो आपका हुसैन बोल्ट की है। हुसैन बोल्ट कहाँ की है जी? आप कहेंगे हुसैन बोल्ट जो है हुसैन बोल्ट कहाँ के जी? आप कहेंगे हुसैन बोल्ट जो है वो आपका कहाँ के है जी? आप कहेंगे जमाइका की है। कहाँ के है जी? आप कहेंगे हुसैन बोल्ट जो है वो आपका जमाइका की है। अच्छा, मोमेंट्स मोमेंट्स जो है वो किसका है जी? आप कहेंगे मोमेंट्स जो है जिसका जो CR7 कंपनी है जो कि आपका किसका है जी? आप कहेंगे रोनाल्डो की। अनस्टॉपेबल अनस्टॉपेबल जो है वो आपका किसका है जी? तो आप कहेंगे किसका है जी? आप कहेंगे कि मारिया मारिया शाह मारिया सारा योबा। किसका है जी? मारिया सारा योबा जी का है। आप कहेंगे 7 टू विन। क्या इसका नाम है जी? आप कहेंगे कि इसका जो नाम है वो आपका नाम है सर्व टू विन। ये आपका जो है वो आपका नोवाक जोकोविच आपका सर्बिया की टेनिस खिलाड़ी है। बोथ फीट ऑन द ग्राउंड, ये किसका? तो बोथ फीट ऑन द ग्राउंड आपका डेविड वेहम की है। अच्छा, गेम चेंजर किसकी है जी? आप कहेंगे शाहिद अफरीदी की है। किसकी है जी? गेम चेंजर जो है वो आपका शाहिद अफरीदी की है। अच्छा, कुछ और भी बुक है जैसे कि मैं बताऊं कि प्लेइंग इट माय वे, ये आपका जो है किसकी है? सचिन की। प्लेइंग इट माय वे। बिलीव किसकी है? तो आप कहेंगे बिलीव जो है वो आपका सुरेश रैना की है। आप कहेंगे आ सेंचुरी इज नॉट एनफ, ये किसकी है? तो आप कहेंगे ये जो है वो आपका सौरभ गांगुली की है। एक और बुक है, क्या नाम है उसका? क्या नाम है उसका? द क्या नाम है उसका? द लाल द द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये जो है वो किसका है? तो आप कहेंगे ये जो है वो आपका युवराज सिंह की है। किसकी है? आप कहेंगे युवराज सिंह की है। किसकी? युवराज सिंह की है। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्त, कहता है दोस्त कि केरल राज्य में मकर संक्रांति को क्या कहा जाता है? तो केरल राज्य में मकर संक्रांति। अच्छा, मकर संक्रांति सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मकर संक्रांति के दिन आम जो है वो आपका इसको कहा जाता है मकर संक्रांति को स्नान और दान की पर्व भी कहा जाता है, जो कि आपका 14 जनवरी को मनाई जाती है। कब जी? आप कहेंगे 14 जनवरी को मनाई जाती है। अगर मैं बात करता हूँ मकर संक्रांति, इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका केरल में बोली जाती है इसको मकर विलक्कू। क्या बोली जाती है? मकर विलक्कू। मकर विलक्कू जो है वो आपका सबरीमाला सबरीमाला मंदिर में मनाई जाती है, जो कि कहाँ पे है? आप कहेंगे ये कर्नाटका में, जो कि आपका भगवान अयप्पन अयप्पन को समर्पित है।
अगर मैं बात करता हूँ मकर संक्रांति की, तो मकर संक्रांति जो है वो बोला जाता है संक्रांति को यूपी और दिल्ली में, कहाँ जी? यूपी और दिल्ली में इसको जो है वो आपका बोली जाती है, यूपी और आपका दिल्ली में बोली जाती है। अच्छा, माघ बिहू जो बोली जाती है वो आपका असम में बोली जाती है। मकर विलक्कू जो आपका है वो कर्नाटका में, केरला में बोली जाती है। लोहड़ी 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 जो है वो आपका पंजाब में बोली जाती है, कहाँ पे? पंजाब में। अच्छा, यहाँ पे हालांकि उत्तरायण बोला जाता है, लेकिन वहां पे एक इंटरनेशनल लेवल का पतंग उत्सव भी होती है, कहाँ पे? आप कहेंगे गुजरात में। अच्छा, एलू विरोधी बोला जाता है आपका कर्नाटका में। पोंगल पोंगल इसी को बोला जाता है जो कि आपका तमिलनाडु में होती है। पोंगल यानी कि पागल पागल हो जाऊंगा अगर तुम ना मिलने आओ मेरे से, हमें से। जो इसमें जो होती है वो 4 डेज में होती है। आपका फर्स्ट डेज में आपका होंगी पोंगल होती है जो कि इंद्र देव को समर्पित है। सूर्य पोंगल जो कि आपका सूर्य को समर्पित है। और आपका मट्टू पोंगल जो कि आपका वैल को समर्पित है। और आपका कानुम पोंगल जो कि आपका कन्या को समर्पित है। अच्छा, माघिक संक्रांति बोली जाती है, बिहार में बोली जाती है। पेड़ा पेडुंगा आपका आंध्र प्रदेश को में बोली जाती है। अच्छा, पाना संक्रांति आपका उड़ीसा में बोली जाती है। अच्छा, माघ साजी जो बोली जाती है वो आपका हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है? तो नहीं लिखा गया, आपका क्या तुक्का, क्या नहीं लिखा गया? आप कहेंगे कि संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब क्या होती है? सम संप्रभुता का मतलब क्या होती है? संप्रभुता का मतलब होती है कि हम किसी के अधीन नहीं है, हम अपने देश। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है? तो कौन सा शब्द है जो हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है? वो आपका है संप्रभुता। संप्रभुता तो आपका जो है वो है, संप्रभुता का मतलब होता है कि हम किसी भी डिसीजंस को हम अपने देश के प्रति ले सकते हैं, हम किसी के अधीन नहीं है कोई भी डिसीजंस को लेने के लिए। उसके बाद है हमारी समाजवादी। समाजवादी का मतलब होती है कि समाज के सभी वर्गों का हमें हमें हम ध्यान रख रहे हैं, यानी कि सोशलिस्ट है, तो ये तो हमारे पास है। पंथ निरपेक्ष का मतलब होती है कि हमारे देश का कोई भी राजकीय धर्म नहीं है, कोई भी सेकुलर जो है वो ऐसा नहीं है कि हम किसी के धर्म के प्रति है। तो हमारा जो है वो धर्म जो है वो एक सेकुलर है, यानी कि धर्मनिरपेक्ष है। साम्यवाद यानी कि कम्युनिस्ट, ये हमारे पास नहीं है, ये जो है वो हमारे संविधान में नहीं है। हमारे संविधान की प्रस्तावना की बात करते हैं तो प्रस्तावना जो है वो आपका किस देश से लिया गया है? तो आप कहेंगे यूएसए के संविधान से लिया गया। अच्छा, प्रस्तावना की जो भाषा लिया गया है वो किस संविधान से लिया गया? आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अच्छा, प्रस्तावना का जो मसौदा तैयार किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए कुछ और इम्पोर्टेंट चीज आती है, जैसे कि मैं अगर बताऊं तो यहाँ इंग्लिश लिखा हुआ है, और इंग्लिश वाले जो है वो इधर देखिएगा और हिंदी वाले जो है वो इधर देखिएगा। यहाँ देखिएगा बी द पीपुल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। देखिए यहाँ पे जो है वो 3 प्रकार की आपकी क्या है जी,
आप कहेंगे जो है वो 3 प्रकार के हमें न्याय की बात किया गया है। क्या जी? आप कहेंगे 3 प्रकार की जो है वो न्याय की बात किया गया है। अच्छा, उसके बाद में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यानी कि 5 प्रकार की स्वतंत्रता, यानी कि लिबर्टी जिसको बोलते हैं। 5 प्रकार की लिबर्टी की बात किया गया है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की लिबर्टी की बात किया गया। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, यानी कि 2 प्रकार की आपका जो है वो आपकी समानता की बात किया गया है। अच्छा, उसमें तथा उन सामग्रियों की राष्ट्र की एकता और अखंडता, अखंडता शब्द नहीं था लेकिन बाद में इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको ऐड किया गया। इस संविधान में आपका 26 नवंबर 1949 को आपका जो है वो एधा द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। ठीक है जी, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि निम्नलिखित ओहो इसको थोड़ा सा हम वाइट करते हैं। कहता है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों को उनके गठन के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए हरियाणा की गठन कब होती है जी? आपका हरियाणा की गठन जो होती है वो आपका होती है 1 नवंबर, कब जी? आपका ये 1 नवंबर 1966 को होती है। कब होती है? 1 नवंबर 1966 को आपके हरियाणा की गठन होती है। और अगर तेलंगाना की बात करते हैं तो तेलंगाना की गठन जो होती है वो आपका 2 जनवरी 2014 की होती है। और उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड आपको पता है कि उत्तराखंड जो है वो उत्तर प्रदेश से बना था। कब बना था? आप कहेंगे 9 नवंबर 2000 को बना था। कब बना था? 9 नवंबर 2000 को बना था। और झारखंड जो बना था वो आपका 15 नवंबर 2000 को बना था। तो इतनी बात इम्पोर्टेंट है जी। आप कहेंगे 1 नवंबर को ऐसे कितने राज्य हैं जो कि आपका अपना स्थापना दिवस मनाते हैं? तो आप कहेंगे ये जो है वो इसके साथ साथ बहुत सारे राज्य, जैसे आप देख सकते हैं कि 1 नवंबर वो आपका जो मनाती है वो आपका तमिलनाडु मनाती है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरल, एमपी, हरियाणा, पंजाब, मतलब ऐसे जो है वो लगभग लगभग 8 राज्य और 4 यूटी है जो कि आपका 1 नवंबर को अपनी स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, तो सबसे पहले कौन हो जाएगा? सबसे पहले तो आपका ए हो जाएगा। ए के बाद आपका 1 नवंबर, फिर आपका हो जाएगा जाकर के नवंबर, ये नवंबर ही है। ये कितना है? ये 15 नवंबर है। ये कितना? 9 नवंबर है। तो ए के बाद सी हो जाएगा। ए के बाद सी, और सी के बाद आपका जो है वो आपका डी और फिर बी हो जाएगा। एकदम से तो डी करेक्ट उत्तर है जी आपका, ये बिल्कुल। अच्छा, एक और प्रश्न है कि आपका मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा तीनों एक ही डेट को जो है वो मनाते हैं अपने स्थापना दिवस। तो कब मनाते हैं? तो आप कहेंगे 21 जनवरी 1972। कब जी? आप कहेंगे 21 जनवरी 1972 को मनाते हैं। 21 जनवरी 1972 को आपका जो है वो मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा जो है वो अपनी स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछे कि त्रिपुरा अपने स्थापना दिवस मनाती है, उसके साथ साथ और कितने राज्य जो है वो त्रिपुरा के स्थापना दिवस के समय ही मनाते हैं? तो इस तरह की प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नागरिकता प्राप्त करने की शर्त नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन भारत की नागरिकता प्राप्त करने की शर्त नहीं है? क्या निवास स्थान से जो है वो आपकी नागरिकता मिल सकती है? जी बिल्कुल मिल सकती है। वंश से मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है। पंजीकरण यानी कि बाहर रजिस्ट्रेशन से मिल सकती है? बिल्कुल। प्राकृतिकरण से मिल सकती है, यानी कि नेचुरलाइजेशन से मिल सकती है? जी मिल सकती है। क्षेत्र को शामिल करके मिल सकती है? जी बिल्कुल मिल सकती है। लेकिन आपकी संपत्ति से आपकी जो है वो नहीं मिल सकती, यानी कि प्रॉपर्टी से आपको जो है वो नहीं मिल सकती। ये तो आपके अंग्रेज के भी हो सकते हैं, तो इससे आपको नहीं मिलेगा। देखिए, नागरिकता की बात किया गया है तो नागरिकता अधिनियम 1955 में आया था। कब आया था जी?
आप कहेंगे नागरिकता अधिनियम 1955 में आया था, जिसमें संशोधन जो अभी तक हो रखा है वो आपका 6 बार हो रखा है। कितनी? 6 बार हो रखा। अच्छा, सीएए कब सीएए आया था आपका 2019 में। कब जी? 2019 में। और ये पारित कब हुआ था? आप कहेंगे 11 दिसंबर 2019 में। कब? 11 दिसंबर 2019 में ये पारित हुआ था और लागू हुआ था आपका 10 जनवरी। कब जी? आपके लिए हुआ था लागू, जो हुआ था वो 10 जनवरी 2020 को। 2020 को जो है वो ये लागू हुआ था। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ नागरिकता की, तो नागरिकता जो है वो आपका कितने में? भाग 2 में। कितने में? भाग 2 में है। और ये आर्टिकल्स जो है वो आर्टिकल्स कितनी है? तो आपका आर्टिकल जो है वो 5 से 11 में। 5 से 11 में मतलब इसके लिए जो आपका 7 आर्टिकल्स है। और नागरिकता पर जो कानून बनाया बनाया जा सकता है वो बना सकता है आपका संसद। कितना? संसद नागरिकता पर जो है वो संसद जो है वो कानून बना सकता है, आर्टिकल्स। अच्छा, संसद बना सकता है जी। आप कहेंगे कि संसद कानून बना सकता है नागरिकता पर। संसद बना सकता है क्या जी? संसद जो है वो आपका बना सकते हैं। और ये आर्टिकल्स कितने में? आप कहेंगे ये आर्टिकल्स 11 में है। अच्छा, भारत में किस तरीके की नागरिकता जी? आपका भारत में किस तरीके की नागरिकता? भारत में सिंगल सिटीजनशिप यानी कि एकल नागरिकता है, जो कि आपका ब्रिटेन के संविधान से अडॉप्ट किया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित में से अरबवासियों के भारत पर आक्रमण का के मुख्य कारण क्या था? आपको पता होगा कि जब अरब ने हमारे भारत पर आक्रमण किया था तो अरब वासियों का क्या उद्देश्य रहा था? आप कहेंगे धन दौलत लूटने के उद्देश्य रहा था जी, बिल्कुल। इस्लाम धर्म कबूल करना, इस्लाम धर्म को अपना प्रचार प्रसार करना जी, बिल्कुल। या और समाज सुधारक बिल्कुल भी नहीं। यानी कि इस्लाम धर्म को कबूल करवाना चाहता था अरब वासियों ने भारत को, और आपका धन दौलत लूटने का उद्देश्य उसका रहा था। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ कि भारत पर आक्रमण किस किस ने किया, तो आपको पता होगा कि 711 में। क्या जी? आप कहेंगे कि 711 एडी में। कब जी? आप कहेंगे 711 एडी में सबसे पहले जो है वो आपका अवैदुल्ला। क्या जी? आप कहेंगे कि अवैदुल्ला अवैदुल्ला ने आक्रमण किया था। क्या ये सक्सेस हुआ था जी? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद में आपका जो है वो किसने किया था? आप कहेंगे बुदैल ने किया था। तो इसने क्या सफल हुआ था? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, जब ये अबैदुल्ला ने आक्रमण किया था तब उस समय भारत के जो शासक हुआ करता था, राजा हुआ करता था, वो आपका राजा दाहिर हुआ करता था। तो जब 711 एडी में अबैदुल्ला और बुदैल ने आक्रमण किया था, तब राजा दाहिर ने इन दोनों को हरा दिया था। तो ऐसा अच्छा, आप लोगों ने सुने होंगे कि इतिहास में राजा दाहिर को जो है वो कमजोर दिखाया जाता है। तो आपको पता होगा कि जब भी कोई भी चीज पर चोट लगती है तो धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। तो अबैदुल्ला और बुदैल को हराया था तो क्या इसका शक्ति बरकरार था? बिल्कुल भी नहीं। जब इन दोनों को हराया था तब इसकी शक्ति कमजोर हो गई थी और स्थानीय शासकों ने इसको धोखा दे दिया। स्थानीय शासकों ने इसको धोखा दे दिया। और स्थानीय शासकों ने जब धोखा दे दिया तब 712 में कासिम ने इस पर आक्रमण किया। और कासिम कासिम जो है वो धीरे धीरे कमजोर हो गए थे। तो आपका कासिम जो है वो राजा दाहिर को हरा देता है और उसके बाद में कासिम जो है वो सिंध सिंध पर पहली बार 712 एडी में पहली बार सिंध पर जजिया कर लगा देता है। और ये कासिम जो था यही यही पहला अरब आक्रमणकारी था जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया और सक्सेस हो गया। अगर मैं बात करता हूँ कि सबसे पहले भारत पर आक्रमण किसने किया था, आप कहेंगे सबसे पहले जो किया था वो आपका ईरानी ने किया था। उसके बाद में ईरानी के बाद आपका किया था यूनानी ने किया था। उसके बाद में इंडो ग्रीक ने किया था। उसके बाद में शक ने किया था। किसने किया था? शक ने किया था। उसके बाद में पहलव ने किया था। किसने किया था? आपका पहलव ने किया था। उसके बाद में आपका कुषाण ने किया था। उसके बाद में अरब ने किया था। उसके बाद में आपका तुर्क ने किया था। किसने किया था? आप कहेंगे तुर्क ने किया था।
अगला नंबर प्रश्न है, कहता है कि तराइन की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी। तराइन की पहली जो लड़ाई लड़ी गई थी वो 1191 में हुई थी। कब हुई थी आप कहेंगे, जो हुई थी वो आपका 1191 में तराइन की पहली लड़ाई लड़ी थी। देखिए, अब तराइन की लड़ाई को समझने के लिए आपको सबसे पहले जानना होगा मोहम्मद गौरी के बारे में। मोहम्मद गौरी जो थे वो आपका मोहम्मद गौरी जो थे, उन्होंने कई सारे युद्ध लड़े, जैसे 1175 में जिसने मुल्तान को हड़प लिया, उसके बाद में 1178 में, उसके बाद में 1191 में, उसके बाद में 1192 में, उसके बाद में 1194 में। देखिए, 1175 में जब इन्होंने लड़ाई लड़ी तब मुल्तान को इन्होंने हड़प लिया। उसके बाद में इसका लड़ाई जो लड़ी वो 1100 कब हुई थी, 1178 में, जिसने जिसने पटन गुजरात में इनकी युद्ध लड़ी थी। तब उस समय गुजरात के राजा हुआ करता था सोलंकी वंश के उस समय जो राजा था जिसका नाम था भीमदेव। भीमदेव उस समय नाम हुआ करता था। तब भीमदेव जो थे उस समय जो 4 साल के थे, लेकिन उनकी जो पत्नी जो थी वो आपका बहुत ही ज्यादा बलवान थी, जिनका नाम था नायिका देवी। नायिका देवी ने आपका मोहम्मद गौरी को इतना जोर से वार किया था कि आप समझ सकते हैं कि उनकी न, जो मतलब तलवार जो था वो इतनी इतनी मतलब ऐसी जगह पर वार किया था कि उसका जो गुप्तांग जो था वो ही कट गया था। और उसके बाद मोहम्मद गौरी जो थे वो बाद में 13 साल के बाद उन्होंने लौटने की हिम्मत की थी। आप जोड़ लीजिए 78 के बाद, उसके बाद तराइन का युद्ध 1991 में हुआ था, तो आप देख ही सकते हैं 78 और 2 80, यानी कि 10 और 2 12 आए। 13 साल के बाद 1191 ईस्वी में तराइन का फर्स्ट युद्ध हुआ। तो मोहम्मद गौरी जो भाग गए थे तो 13 साल के बाद वापस आए थे। तो नायिका देवी वो इंसान थे, वो लेडीज थे, मतलब गजब। अच्छा, उसके बाद 1191 में होती है युद्ध तराइन का फर्स्ट युद्ध होती है, जिसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में होती है। हालांकि पृथ्वीराज चौहान को पृथ्वीराज तृतीय भी कहा जाता है। पृथ्वीराज तृतीय भी कहा जाता है। पृथ्वीराज तृतीय भी कहा था। पृथ्वीराज चौहान जो था ना, वो आपका राज पिथौरा उन्हीं को नाम था। तो राज पिथौरा जो नाम था वो उन्हीं का नाम था। तो पृथ्वीराज चौहान जो थे वो मोहम्मद गौरी से लड़ गए थे। तब इसमें जो था मोहम्मद गौरी की जो है तो हार हो गई थी, और पृथ्वीराज चौहान जो था वो इसमें जीत गया था। हालांकि आपको पता होगा कि पृथ्वीराज चौहान को धोखा दे दिया था बाद में। किसने, तो आप कहेंगे जयचंद्र ने धोखा दे दिया था। किसने दिया था? जयचंद्र ने। जयचंद्र, हालांकि पृथ्वीराज चौहान और जयचंद्र जो थे वो दोनों अपने मौसी के बेटे थे, मतलब मौसी के लड़के थे। लेकिन जयचंद्र की एक बेटी हुआ करता था जिसका नाम था संयोगिता। क्या नाम था जी? आप कहेंगे संयोगिता। संयोगिता नाम था। तो पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता के बीच में जो था वो प्रेम हो गया था। तब जयचंद्र जो था वो मतलब अंदर अंदर गुमसा हुआ रहता था। तब जो मोहम्मद गौरी को इसने ललकार दिया, तब पृथ्वीराज चौहान को इसने दूसरी तराइन के सेकंड युद्ध में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी जीत गए थे और पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। लेकिन पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और फिर खत्म हो गया पृथ्वीराज चौहान। लेकिन वो कहते हैं ना कि मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र को भी नहीं छोड़ा। बस जयचंद्र से भी भिड़ंत हो गया, और उसके बाद 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ, और उसमें इसे जयचंद्र को हरा दिया। जयचंद्र को हरा दिया। हालांकि पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन कि जयचंद्र था वो पहले किस वंश के शासक हुआ करता था। तो जयचंद्र था वो आपका कन्नौज के शासक हुआ करता था, गढ़वाल वंश के। तो यहाँ से जो है वो यहाँ से क्लियर होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है कहता है कि इल्तुतमिश के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? आपको पता है कि इल्तुतमिश जो शासन किया था दिल्ली सल्तनत पर, वो 1200 कब्जी, आप कहेंगे कि 1211 से लेकर के, यहाँ पे थोड़ा सा क्लिक करिए, 1211 से लेकर के 1236 तक कब्जी। आप कहेंगे कि 1211 से लेकर के 1236 तक इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत पर राज किया था।
कहता है कि इल्तुतमिश के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो उन्होंने चांदी के सिक्के यानी कि टंका जिसको बोलते हैं और तांबे के सिक्के जिसको जितल बोलते हैं प्रचलित किए थे। ये तो मेरे ख्याल से सही है। उन्होंने दासों की आधिकारिक कुलीनता को चालीसा के रूप में स्थापित। चालीसा चालीसा को आपका बोला जाता है क्या जी? तुर्क ए चहल गाने, जिसमें कितने सदस्य थे? आप कहेंगे बोला जाता है क्या जी? आप कहेंगे तुर्क क्या? तुर्क ए चहल गाने, क्या चहल गाने, जिसमें 40 सदस्य थे। कितने थे? आप कहेंगे कितने थे? आप कहेंगे 40 सरदार थे। कितने? 40 सरदार थे। अच्छा, उसने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया था। इल्तुतमिश ने पहले जो था वो आपका लाहौर इसकी जो राजधानी हुआ करता था। अगर मैं बात करता हूँ कि इसकी राजधानी की, तो उस समय जब ऐबक ऐबक जो ऐबक की शासनकाल आपको पता है ना कि ऐबक की शासनकाल जो रहा था वो 1206। ऐबक एक शासक हुआ करता था। ऐबक 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 क्या जी? आप कहेंगे ऐबक, जो कि ऐबक के बारे में आप जानते होंगे, जो कि पोलो खेलते समय उसकी डेथ हो गई थी, जिसको पीर बख्श या तो फिर लाख बख्श इसको कहा जाता था। इसकी हालांकि इसकी पर्सनली अगर मैं शासन काल बताऊं तो 1206 से लेकर के 1210 तक रहा था। 1206 से लेकर के, और इसका इस समय जो इसकी राजधानी जो था वो आपका लाहौर था। लाहौर था। उसके बाद आया था इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ने 1211 से लेकर के 1236 तक रहा था। तब इसने जो है वो लाहौर से जो राजधानी बनाया था वो दिल्ली बनाया था। उन्होंने दिल्ली में एक एक कुवात उल इस्लामी मस्जिद का निर्माण करवाया था। और इसी और ये आपका जो ऐबक जो है ऐबक जो है वो इसी ने 2.5 दिन की झोपड़ी बनाया था कि 60 घंटा में। 60 घंटा मतलब कि 2.5 दिन की झोपड़ी आपका इल्तुतमिश ने ही बनवाया था। थोड़ा सा आप ये देखिए, जिसे जैसे ये देखिए, मैं आपको आपको बताता हूँ कि जैसे दिल्ली सल्तनत की मैं बात करता हूँ। दिल्ली सल्तनत की, तो जब भी दिल्ली सल्तनत की अगर मैं बात करता हूँ तो ऐसे देखिए, दिल्ली सल्तनत ये रहा। देखिए, दिल्ली सल्तनत की सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो दिल्ली सल्तनत पर जो राज रहा था वो कि कौन कौन वंश ने राज किया था। आप कहेंगे दिल्ली सल्तनत ने जो राज किया था वो आपका किया था लगभग लगभग 320 ईयर्स। 320 ईयर्स। कितने ईयर्स? आप कहेंगे 320 ईयर्स। 320 ईयर जो है वो ये शासन किया था। कौन कौन ने किया था? जीके टीएसएल। क्या जी? जीके टीएसएल इसको बोलते हैं, यानी कि गुलाम वंश। उसके बाद में आपका आती है गुलाम, पहले तो आपका आती है गुलाम वंश आती है। गुलाम वंश, उसके बाद में खिलजी वंश, उसके बाद में तुगलक वंश, फिर आपका सैयद वंश, आपका लोदी वंश। अच्छा, गुलाम वंश जो रहा था वो आपका 1206 से लेकर के 1290 तक रहा था। 1290 तक रहा था। और इसकी जो संस्थापक था गुलाम वंश का वो था कौन था? ऐबक। ऐबक के बारे में अभी हम लोगों ने चर्चा किया। और ऐबक को आपका अच्छा, ऐबक को आपको पोलो खेलते समय जो इसकी मौत हो गया था। अगर ऐबक की पर्सनली मैं बात करता हूँ तो ऐबक जो है वो 1206 से लेकर के 1210 तक रहा था। इसी को जो कहा जाता है वो आपका लाख वक्स कहा जाता है, या तो फिर पीर वक्स कहा जाता है। इसी ने राजधानी जो अपना बनाया था वो आपका कहाँ बनाया था? आप कहेंगे लाहौर बनाया था। कहाँ पे? लाहौर बनाया था, लाहौर। अच्छा, इसका 1206 से लेकर के 1290 तक शासन कर रहा था। कहाँ कब रहा था? 1206 से लेकर के 1290 तक रहा था। कितना था? 1206 से लेकर के 1290 तक रहा था। इतनी बात समझ में आया? आप कहेंगे बिल्कुल। उसके बाद में खिलजी वंश आती है, जिसने 1290 से लेकर के 1320 तक रहा था, जिसकी संस्थापक आपका जलालुद्दीन खिलजी था। और ये आपको बता दूं कि सबसे कम शासन करने वाले जो शासक था आपका जलालुद्दीन खिलजी। उसके बाद में जय जलालुद्दीन खिलजी के बाद आती है 1320 से लेकर के 1414 तक जीएसटी। जीएसटी मतलब गयासुद्दीन तुगलक, जो कि सबसे ज्यादा समय तक रहा था।
शासन किया था। उसके बाद में 1414 से बाद आती है 1451 तक रहती है आपका खिज्र खार आती है। फिर आपका लोधी वंश आती है 1451 से लेकर के 1526 तक, यानी जो कि आपका बहलोल लोधी इसकी संस्थापक रहती है। मतलब कि 320 ईयर तक जो है, 320 ईयर तक जो है वो आपका शासन जो चलती है दिल्ली सल्तनत पर चलती है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि रजिया सुल्तान की पूर्ववर्ती रजिया सुल्तान डैश की पूर्ववर्ती थी, तो किसकी पूर्ववर्ती थी? आप कहेंगे ये जो पूर्ववर्ती, अच्छा मैं बात करता हूँ कि आपका जो ये रजिया सुल्तान जो था कौन था जी? आप कहेंगे ये जो रजिया सुल्तान जो था कौन था? रजिया सुल्तान था वो आपका किसकी बेटी थी जी? तो आप कहेंगे ये जो थी वो आपका इल्तुतमिश की थी। किसकी थी? आप कहेंगे कि इल्तुतमिश इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी थी? इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश की कौन थी? आप कहेंगे इल्तुतमिश की बेटी थी जी। अच्छा, इल्तुतमिश की शासनकाल कब से कब तक रहा था? आपको पता होगा कि 1211 से लेकर के 1236 तक ये रहा था। उसके बाद में इसकी बेटी बनी। 1236 के बाद 1240 तक आपका इल्तुतमिश रही। उसके बाद में 1240 से लेकर के 1242 तक आपका जो रहा था वो बहराम बहराम शाह रहा था। तो बोलता है कि रजिया सुल्तान की पूर्ववर्ती थी। किसकी? तो आप कहेंगे बहराम शाह के पहले थी। रजिया सुल्तान के बारे में आप जानते होंगे कि जब जब इल्तुतमिश ने गद्दी छोड़ दी, मतलब इसकी जो है वो मतलब गद्दी से खत्म होगी 1236 में, तब रजिया सुल्तान था एक लड़की थी और इसको गद्दी पर नहीं बैठाना चाहते थे। तब इसका जो विद्रोह कर दिया कौन जी? इसका विद्रोह कर दिया इसका अल्तुनिया ने। किसने किया जी? आप कहेंगे इसका जो विद्रोह किया था वो आपका किया था किसने? अल्तुनिया ने किया था। अल्तुनिया कहाँ था जी? आप कहेंगे अल्तुनिया जो था वो तबर हिंद में था। तबर हिंद भटिंडा पंजाब में ये था। तबर हिंद भटिंडा पंजाब में था अल्तुनिया। और अल्तुनिया ने इसको ये अल्तुनिया कौन है? अल्तुनिया मैंने आपको बताया था कि जब इल्तुतमिश के समय में 40 तुर्क ए चिहलगानी के उस समय का ये एक बंदा था। तुर्क ए चिहलगानी की, जिसमें 40 कितना था? 40 सरदार था। सरदार कितना था? 40 सरदार था जी। तो उसी में से एक था। तब इसने विद्रोह कर दिया और उसके बाद इसको जो रजिया सुल्तान को क्या कर दिया? कैद कर दिया। कैद कर लिया और कैद करके क्या कर दिया कि अल्तुनिया ने, और कैद करके आपका किला मुबारक में इसको जो क्या 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 कर दिया? कैद कर लिया, बंद कर दिया। तो इसका अथी आपका रजिया सुल्तान ने क्या किया? रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया पर क्या कर दिया? आप कहेंगे इस पर जो है वो ये आंख मार दिया। आंख मार दिया, बोला कि पागल है तू क्या? मैं दिल्ली का क्वीन हूँ। मैं क्या हूँ? दिल्ली का क्वीन हूँ। तुम मुझसे शादी कर लेगा, तुम मुझसे प्रेम करता है ना, तुम मुझसे शादी कर लेगा। पागल है क्या? तुम मुझसे शादी कर लेगा तो दिल्ली का राजा बन जाएगा। दिल्ली का जो तुम किंग बन जाएगा। क्या बन जाएगा? दिल्ली का किंग बन जाएगा। तू पागल है क्या? तो बोला कि अरे ऐसा बात है। तो इन्होंने आंख मार दिया। तो तब ऐसा जब 40 सरदार हुआ करता था उसमें से एक जो था वो अल्तुनिया था। तो जब जब बाकी जो बचा था 39 बचा था, उसको ये पता चला कि रजिया सुल्तान को, क्या जी? आप कहेंगे रजिया सुल्तान को जब कैद कर लिया था इस इन सब 39 ने क्या कर लिया? पार्टी मनाने लगा। पार्टी मनाने लगा जी। तो पार्टी मनाने लगा और पूरा अच्छे से धूमधाम करने लगा। वाइन पीने लगा, दारू पीने लगा, शराब पीने लगा, रम पीने लगा और पूरा एकदम ऐश मौज करने लगा। तब रजिया सुल्तान ने उसको कहा, अल्तुनिया को कहा कि भाई तू कैसा तुम्हारा दोस्त है यार। देखो पार्टी अपने खुद के मना रहे हैं, तुम्हें बुलाया भी नहीं, लिटिल कैसे मना रहे हैं। देखो। तो अल्तुनिया ने कहा अच्छा ऐसा बात है। तब ने अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान के साथ गए तो रजिया सुल्तान जो है वो अल्तुनिया को मरवा दिया। और इन 39 ने इस पर अटैक किया उल्टे अल्तुनिया को और भागना पड़ा। अच्छा, आपको पता है कि रजिया सुल्तान की जो पहले से एक प्रेमिका हुआ करता था, क्या था? पहले से प्रेमिका हुआ करता था, क्या था नाम था? आप कहेंगे शाबूत खान नाम था। क्या नाम था? आप कहेंगे कि साबुत खान नाम था। इनको कहा क्या कहा जाता है जी? आप कहेंगे इसको कहा जाता है काला गुलाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काला काला गुलाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? आप कहें काला गुलाम।
क्या? काला गुलाम। ऐसा बोला जाता है इसके बारे में कि जो ये रजिया सुल्तान को अपनी गोदी में रजिया सुल्तान को बैठाता था, घोड़े पर घुमाता था, ऐसा बोला जाता है। तो रजिया सुल्तान वो था, और इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो रजिया सुल्तान वो लड़की था, अपनी चाल चला और निकल। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि कौन सी अक्षांश रेखा देश की जलवायु को प्रभावित करते हुए भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो कौन सी अक्षांश रेखा देश की जलवायु को प्रभावित करते हुए भारत के मध्य से होकर के गुजरती है? तो देखिए क्या, अच्छा कौन सी रेखा जो है वो भारत की जलवायु को प्रभावित करते हुए भारत के मध्य से होकर के गुजरती है? क्या भूमध्य रेखा? नहीं जी। मकर रेखा? नहीं जी। कर्क रेखा? जी बिल्कुल। कर्क रेखा इसका करेक्ट उत्तर हो जाए। अच्छा, कर्क रेखा जो है वो आपका कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आपका कर्क रेखा जो है वो आपका गुजरती है 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। इसका एक ट्रिक है कि मित्र पर गमछा जार, जैसे जैसे यहाँ देखिए, मित्र पर यानी कि मित्र, मी से मिजोरम होती है, उसके बाद में मित्र इस तरह से त्रिपुरा होती है, मित्र पर प से पश्चिम बंगाल, मित्र पर मित्र पर र से राजस्थान होती है, मित्र पर ग से गुजरात होती है, फिर मध्य प्रदेश होती है, छत्तीसगढ़ होती है, फिर आपका झारखंड होती है। तो ये आपका किस किस से होती है? तो आपका एक तो होती है आपका मिजोरम से होती है, उसके बाद में त्रिपुरा से होती है, वेस्ट बंगाल से होती है, और आपका राजस्थान से होती है, फिर आपका होती है गुजरात से होती है, फिर आपका मध्य प्रदेश से होती है, फिर आपका छत्तीसगढ़ से हो जाती है, फिर आपका झारखंड से होती है। अच्छा, यहाँ एसएससीपीओ का एक क्वेश्चन था कि आपका जो है वो कर्क रेखा भारत के किस बिंदु से होकर के नहीं गुजरती है? तो गवर्नमेंट ने जिस देश से पार हुआ उसका जो है वो एक बिंदु भी बना रखा है, जैसे मिजोरम में आपका चंपई, क्या है? चंपई है। त्रिपुरा में आपका जो उदयपुर है, उदयपुर राजस्थान वाला नहीं, यहाँ त्रिपुरा वाला उदयपुर है। उसके बाद में पश्चिम बंगाल में आपका कृष्णा नगर है। कौन है? कृष्णा नगर है। उसके बाद में राजस्थान में आपका कालिंजर है। कौन है? कालिंजर है। उसके बाद में गुजरात में आपका है गुजरात में कौन है? तो आपका गुजरात में जो है वो आपका जसदन है। मध्य प्रदेश में आपका है कौन जी? आपका मध्य प्रदेश में आपका गुजरात में जसदन है, और एमपी में आपका शाजापुर है। शाजापुर नहीं, राजापुर इसको बोलते हैं। और उसको में छत्तीसगढ़ में आपका सोनहट है। और झारखंड में आपका लोहरदगा। क्या नाम है? लोहरदगा। अच्छा, कर्क रेखा जो है वो आपका कितने देशों से होकर गुजरती है? तो कंट्री की बात करते हैं, कितने देशों से होकर के गुजरती है? तो आप कहेंगे ये 17 देशों से होकर के गुजरती है। कितना? 17 देशों से। कितने महाद्वीपों से होकर के गुजरती है? तो ये 3 महाद्वीपों से होकर के गुजरती है। जल निकाय कितने से होकर के गुजरती है? तो आप कहेंगे 6 से गुजरती है। अच्छा, ऐसा पूछेगी कर्क रेखा की सबसे नजदीक जो कैप है, मतलब कैप मतलब की राजधानी, कैपिटल जो है, कर्क रेखा के सबसे नजदीक राजधानी है जो आपका रांची है। रांची जो है आपका झारखंड में पड़ती है। और आपका जो है वो सबसे कर्क रेखा से सबसे दूर राजधानी कौन है? तो आप कहेंगे जयपुर है। जयपुर राजस्थान में पड़ती है। और अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो राज्यों में पड़ती है वो आपका 24 डिग्री नॉर्थ है। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि पृथ्वी के गोलाकार आकृति के कारण 180 डिग्री देशांतर को क्या नाम दिया गया है? तो पृथ्वी के गोलाकार पृथ्वी
आकृति के कारण 180 डिग्री देशांतर को क्या नाम दिया गया है? तो क्या नाम दिया गया है? ग्रीनविच रेखा? जी बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, भूमध्य रेखा? बिल्कुल भी नहीं। भूमध्य रेखा को 0 डिग्री भी बोलते हैं और इसको एक इक्वेटर बोलते हैं, यानी कि विषुवत रेखा बोलते हैं। अच्छा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन, जिसकी स्थापना होती है 1884 में होती है। कब होती है? 1884 में होती है। अच्छा, अगर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा मतलब कि मानक देशांतर रेखा, भारत में आपका मानक देशांतर रेखा जो है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। क्या जी? आप कहेंगे यूपी, उसके बाद में एमपी, उसके बाद में छत्तीसगढ़, सीएच छत्तीसगढ़, उसके बाद में यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, यूपी, एमपी और छत्तीसगढ़, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़। यूपी में छत हवा में उड़ गई, हवा में हवा में उड़ गई। अच्छा, हवा में उड़ गई। तो ओपी में हवा में आंध्र प्रदेश और उसके बाद में ओडिशा। क्या जी? ओडिशा। तो क्या बोलते हैं इसको? यूपी 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 में छत जो है वो आपका आंधी में क्या हो गया? उड़ी उड़ी। ये जो है वो आपका कितनी डिग्री है? तो मानक देशांतर रेखा जो आपका है वो आपका है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी। पूर्वी बोले तो आपका ईस्ट ईस्ट होती है। अगला नंबर प्रश्न है, कहता है कि भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो वो कौन सा है जी? सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व? नहीं जी, ये तो नहीं है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व? ये भी नहीं है। अच्छा, मन्नार के खाड़ी बायोस्फीयर? ये भी नहीं है। आपका नीलगिरी बायोस्फीयर है, जिसको बनाया गया था कब जी? आप कहेंगे 1986 में बनाया गया था। कब? 1986 में बनाया गया था। अच्छा, टोटल देश में बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं जी? आप कहेंगे टोटल देश में जो रिजर्व जो है वो आपका बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो आपका 18 है। अच्छा, मैन एंड बायोस्फीयर में कितने शामिल है? तो वो आपका शामिल है एम MBS बोला जाता है, यानी कि मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। तो उसमें शामिल जो है वो आपका कितने हैं? तो आपका वो जो है वो शामिल है वो आपका 11 शामिल है। कितना? 11 शामिल है। अच्छा, सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो कहाँ है? तो आप कहेंगे वो कच्छ में, कच्छ है जो कि आपका गुजरात में है। और सबसे छोटा जो है वो कहाँ है? तो आप कहेंगे वो डिब्रूगढ़ आपका है। डिब्रूगढ़ है। कहाँ है? डिब्रूगढ़ है। डिब्रूगढ़ उसको बोलते हैं, डिब्रूगढ़। और आपका है जो आपका सैखोवा, सैखोवा असम में मौजूद है। अच्छा, कुछ और भी प्रश्न है, जैसे कि मैं अगर बात करूँ तो पहली समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो कहाँ है? तो आप कहेंगे वो मन्नार में है, तमिलनाडु में। जहाँ पे आपका जो मिलता है वो आपका समुद्री गाय मिलता है, जहाँ पे आपका आपका डुगांग समुद्री गाय मिलती है। क्या? डुगांग समुद्री गाय मिलती है। तो ऑप्शन नंबर जो है वो बी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि भारत का राष्ट्रीय उद्यान राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो कौन सा युग्म सही है? आप कहेंगे कि साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान आपका जो है वो साइलेंट, कहाँ के लोग जो है वो साइलेंट रहते हैं जी? आप कहेंगे ये केरला के लोग जो है वो साइलेंट रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं। अच्छा, बांधव मानधव। अच्छा, हम लोग मन के अंदर किसको रखते हैं जी? आप कहेंगे कृष्णा कांधा को रखते हैं। तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, आप कहेंगे MP हो जाएगा। अच्छा, कान्हा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है जी? आप कहेंगे ये जो है वो आपका MP में। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, कुछ और भी चीजें हैं, जैसे कि पिन वैली। वैली मतलब होती है दो पहाड़ों के बीच में जो घाटी होती है उसको बोलते हैं। तो पिन वैली जो है वो आपका पिन पिन चुभता है तो हमको दर्द बहुत होता है, और हरी को तो सबसे ज्यादा होती है। तो यानी हिमाचल प्रदेश। अच्छा, फ्लावर वैली जो है वो आपका कहाँ? उत्तराखंड में। नुब्रा वैली आपका कहाँ पे है? तो आपका नुब्रा नुब्रा मतलब कि नंबर नंबर हम देंगे ठंडे के समय में, ठंडा रहती है हमेशा लद्दाख में।
कंबल, कंबल में हम लोग की मुलाकात होगी, मिलन होगी। अच्छा, डेजडू, डेजडू आपका जो है वो आपका नागालैंड में। अच्छा, स्पीति, स्पीति वास्पा और सांगला, स्पीति, स्पीति आपका बास्पा है और सांगला राष्ट्रीय उद्यान वैली जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश में। सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली जो है वो आपका बेंगलुरु में है। अच्छा, अरकू घाटी, अरकू घाटी जो है वो आपका कहाँ है, तो आप कहेंगे आंध्र प्रदेश में। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित विकल्पों में से अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र की पहचान कीजिए। तो निम्नलिखित विकल्पों में से अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्रों की पहचान कीजिए। प्राथमिक क्षेत्र आपको पता होगा कि प्राथमिक क्षेत्र यानी कि प्रथम प्राथमिक क्षेत्र आती है, उसके बाद द्वितीय क्षेत्र आती है और उसके बाद में तृतीय क्षेत्र आती है। प्रथम क्षेत्र में कौन सी आती है? प्रथम क्षेत्र का मतलब होती है कि जिसमें जो किसानों के द्वारा जो पैदा किया जा रहा है, किसानों की जो जरूरत है, जैसे अपनी जरूरत की चीज, जैसे कि कृषि हो गया आपका, जैसे कि कोई पशुपालन कर रहे हैं तो पशुपालन हो गया आपका, क्या बोलते हैं, और आपका वानिकी हो गया, जैसे कि अपने जरूरत के लिए मत्स्य पालन हो गया। तो ये सब किस में आती है? तो आपका ये किसान की इसमें जरूरत है, तो आपका ये जो आ गया वो आपका आ गया फर्स्ट में आ गया। अच्छा, सेकेंडरी में कौन कौन आ गया? सेकेंडरी मतलब कि जैसे किसी भी चीज को पैदा किया जा रहा है वो कंपनी के द्वारा, इंडस्ट्री के द्वारा, जैसे कि विनिर्माण, जैसे जूता बनाया जा रहा है तो वो कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है। अच्छा, तृतीय क्षेत्र में आते हैं जो सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र मतलब जो आपको सर्विस प्रोवाइड करती है, जैसे जैसे आपका बैंक्स हो गया, आपका हॉस्पिटल हो गया, फिर आपका हो गया एजुकेशन हो गया, फिर आपका हो गया जैसे कि ट्रांसपोर्ट, आप कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट हो गया, उसके बाद में आपका ट्रेड हो गया, हॉस्पिटल हो गया, एजुकेशन हो गया, जितने भी आपका, जैसे यहाँ पे देखिए ये आपका हो गया। तो पूछता है कि निम्नलिखित विकल्पों में से प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र में आपको कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बैंकिंग क्षेत्र तो आपका थर्ड में आती है जी। आप कहेंगे पर्यटक, पर्यटक यानी कि टूरिज्म, टूरिज्म तो आपका आती है किसमें जी? आप कहेंगे टूरिज्म जो आती है वो आपका आती है थर्ड में आती है। अच्छा, उद्योग यानी कि इंडस्ट्री, इंडस्ट्री जो आपका आती है वो आपका सेकंड में आती है। किसमें आती है जी? आप कहेंगे सेकंड में आती है।